बीएससी नर्सिंग या जीएनएम आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको जॉब कैसे मिलेगी। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन टू रिज्यूम इंटरव्यू। अगर आप भी फ्रेशर हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी ने मेरे वीडियोस को इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा सपोर्ट किया। एंड गाइस, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम प्रांशी है। आई एम वर्किंग इन मैक्स हॉस्पिटल एज ए स्टाफ नर्स। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली उन लोगों के लिए जिन्होंने जीएनएम बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है और अब वो थोड़ा टेंशन में है कि मेरे को जॉब कैसे मिलेगी। तो गाइस, अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेदांता में कैसे जॉब मिलेगी एज ए फ्रेशर। और मेदांता में क्या, किसी भी आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाओगे, जॉब का प्रोसेस सेम होता है, किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आप जाओगे। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीडियोस के थ्रू काफी लोगों को हेल्प मिल जाएगी, जो परेशान होंगे, जो फ्रेशर्स कि अब हमारी स्टडी कंप्लीट हो गई, अब हम जॉब का कैसे क्या करें। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। रजिस्ट्रेशन सबसे पहला स्टेप जो होता है गाइस, वो होता है रजिस्ट्रेशन। जब आपका बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कंप्लीट हो जाता है तो गाइस, अपने ही स्टेट में आपको नर्सिंग काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ये रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही प्रूफ होता है कि हाँ, आप लीगली एक नर्स हो। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो ज्वाइनिंग के टाइम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका जरूर मांगते हैं, मैंडेटरी होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एंड गाइस, अगर आपके रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे हॉस्पिटल ऐसे होते हैं, कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं कि जो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है ना, उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन गाइस, ये हॉस्पिटल की पॉलिसीज पे डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। खैर, मेदांता में ऐसा नहीं होता है। जब मैं थी उस टाइम पे कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं आया था, तो उन्होंने बोला था, मेदांता वालों ने बोला था कि आप कुछ दिन आप घर पे वेट कर लो, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो आप फिर से ट्राई कर लेना। इसीलिए गाइस, ऑनेस्टली बताऊं, मेरी एडवाइस यही होगी आपको कि जैसे ही आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होता है, रजिस्ट्रेशन आता है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए तुरंत आप अप्लाई कर दो, बिल्कुल भी टाइम मत दो, क्योंकि कभी कभी रजिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मेरा तो 2 to 3 डेज में आ गया था, बट मेरी फ्रेंड का 1.5 मंथ में आया था। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि जैसे ही आपका बीएससी या जीएनएम कंप्लीट हो जाता है ना, तो आप तुरंत रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो, ताकि आपको जॉब के लिए ज्यादा वेट ना करना पड़े। एंड गाइस, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन आएगा तब तक आप इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। लेकिन उसके पहले आप हॉस्पिटल में अप्लाई मत करो, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे होते हैं 99% कि वो बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं लेते हैं। इसलिए सबसे पहले तो वो यही मांगते हैं कि हाँ, आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है या नहीं हो रखा। तो इसीलिए आप कुछ दिन वेट कर लो, लेकिन जितनी जल्दी आपकी स्टडी कंप्लीट हो, रिजल्ट आए, तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन के लिए ही अप्लाई कर दो। रिज्यूम, अब हम बात करते हैं रिज्यूम की। तो गाइस, रिज्यूम जो होता है ना, वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो रिज्यूम से भी सबसे बड़ा इंप्रेशन पड़ता है प्राइवेट जॉब्स में। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगी, बट प्राइवेट में सबसे बड़ा इंप्रेशन हमारा रिज्यूम से ही होता है। मैं स्क्रीन पे यहाँ साइड में एक फॉर्मेट लगा दूंगी कि आपको रिज्यूम ना कुछ अपना ऐसे बनवाना है। एचआर आपसे मिलने से पहले सबसे पहले आपका रिज्यूम ही देखते हैं। इवन आपको देखने से भी पहले वो सबसे पहले आपका रिज्यूम देखते हैं। इसलिए मेरी ये जो पर्सनल एडवाइस है कि आप अपने रिज्यूम में कुछ भी फालतू की चीज मत ऐड करना। आपने जो भी स्किल्स लर्न की हैं आपने कॉलेज में, जो भी चीजें आपने की हैं, वो सारी चीजें आप उसमें ऐड करना। हाँ, और अगर ऐड करना जो भी चीजें, तो बस इतना याद रखना, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। कुछ सर्टिफिकेट्स थे जो मैंने ऐड कर दिए थे। एंड गाइस, एक चीज मैं और बताऊंगी, अगर आपने बीएससी किया हुआ है और आपने जिस टॉपिक में रिसर्च की होगी, फोर्थ ईयर में होता है ना कि हमें इस टॉपिक में रिसर्च करना होता है, तो आपने जिस भी टॉपिक में रिसर्च की होगी ना, आप वो जरूर ऐड करना। मैंने भी अपने रिज्यूम में जरूर ऐड किया था, और मुझसे पूछा भी था उन्होंने कि हाँ, आपने किस टॉपिक पे रिसर्च की थी, उसके बारे में भी उन्होंने पूछा था। तो मैं ये चीज कहूंगी कि आप भी जरूर उसमें ऐड करना, क्योंकि थोड़ा सा रिज्यूम का इंप्रेशन अच्छा होता है रिसर्च ऐड करने से। और आप ऐड करना, और उसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि आपने किस टॉपिक पे रिसर्च की थी, ऐसे ऐसे करके। तो आप थोड़ा सा ना उसका बेसिक भी पढ़ लेना, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं, क्या बोलते हैं, नहीं भी पूछते, क्योंकि वो कभी कभी होता है कि वो पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप जो भी चीजें ऐड करना, वो आपको सब कुछ पता होनी चाहिए। एंड गाइस, आपने जो भी इंटर्नशिप, जितने भी मंथ की इंटर्नशिप की, वो भी आप अपने रिज्यूम में जरूर ऐड करना। एंड आप चिंता मत करो, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपसे इतना कुछ वो चीजें नहीं पूछेंगे, बट आपने जिस डिपार्टमेंट में, लास्ट डिपार्टमेंट में काम किया, वो जरूर ऐड करना। इंटर्नशिप जो भी आपने की है 6 मंथ की, वो भी आप जरूर ऐड करना, वो जीएनएम हो या बीएससी, क्योंकि इंटर्नशिप दोनों में होती है। तो आपको इंटर्नशिप भी उसमें ऐड करनी है कि 6 मंथ की, ऐसे करके।
एंड गाइस जो आप रिज्यूम बनाना ना, तो आप ये ट्राई करना कि वो एक ही पेज में बने, ये नहीं कि 2-3 पेज में। अगर ऐसा नहीं कि 2 पेज में हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम होगी, डज़न्ट मैटर गाइस, लेकिन आप ट्राई करना कि आप एक ही पेज में बना सको। थोड़ा-सा अच्छा-सा लगता है, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये होगी गाइस, एज़ यू नो, कि हमें जो चीज़ें हमने उसमें ऐड की बस हमें पता होनी चाहिए। बस मैं इतना ही बोलूँगी, जो भी चीज़ें हमने ऐड की बस आप उतना अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि सबसे पहले जब आप एचआर राउंड कंप्लीट होता है ना, तो सबसे पहले आपका रिज्यूम ही जाता है इंटरव्यूअर के पास। तो वो आपसे सबसे पहले रिज्यूम देख कर के ही चीज़ें पूछते हैं। तो जो भी आपने स्किल्स आपके अंदर हैं, जो भी चीज़ें आपने सर्टिफिकेट्स होंगे जो कॉलेज में आपको मिले होंगे 4 ईयर में, वो सारी चीज़ें ऐड करना और उसके बारे में अच्छे से पढ़ाई करना। तो गाइस अब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, वो है डॉक्यूमेंट्स रेडी करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर होते हैं, उनको पता नहीं होता, उनकी गलती नहीं ऐसी होती है मैं कहूँगी, बट उनको पता नहीं होता क्योंकि नए-नए होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में वो बहुत कन्फ्यूज़्ड हो जाती है कि हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना चाहिए। गाइस आपको पता है कभी-कभी क्या होता है, इंटरव्यू तो हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट नहीं होते, जिससे जॉइनिंग डिले हो जाती है। जॉइनिंग डिले होती है तो फिर ये होता है कि किसी दूसरे बंदे ने आके इंटरव्यू दिया, तो फिर आपको हो सकता है उस जगह से रिप्लेस कर दें। आपको पता है मैं अपनी एक चीज़ शेयर करूँ, मैंने ना फोर्टिस हॉस्पिटल में इंटरव्यू दिया था। तो उस टाइम पे ना मेरे पास में अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं थे सारे। तो मैंने बोला कि मेरे डॉक्यूमेंट्स घर पे रखे थे। मैंने बोला कि मैं अभी जा रही हूँ, 1 वीक बाद मैं आऊँगी, फिर मैं जॉइनिंग ले लूँ। उन्होंने बोला हाँ ठीक है तुम ले लेना, और उस टाइम पे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी सारे नहीं थे। और उनको ना मतलब वो वैसे देख रहे थे, उनको वैसे कॉपी नहीं चाहिए थी, वो कह रहे थे ऐसे ओरिजिनल दिखाओ, ओरिजिनल मेरे पास थे नहीं। तो फिर मैं घर गई, जब मैं घर गई फिर मैं आई तो उन्होंने बोला कि सॉरी हमने किसी और को रिप्लेसमेंट में ले लिया है, ऐसे करके। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स ना सारे रेडी करके ले जाना, ऐसा ना हो कि उस टाइम पे फिर चीज़ें आपको याद आएँ। इंटरव्यू देने जाने से पहले एक प्रोफेशनल फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अरेंज करके रख लो आप। गाइस मैं आपको वन बाय वन करके बता रही हूँ कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखना है जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। और मैं एक चीज़ बोलूँगी, चाहे वो मैक्स हॉस्पिटल या मेदांता हो या किसी भी हॉस्पिटल में, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो सब में सेम लगते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन करके बता रही हूँ कि कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। फर्स्ट वन इज़ कि आपको अपनी 10th और 12th की मार्कशीट्स रखना है ओरिजिनल। आपको, अगर आपने जेएनएम किया है, अगर आपने बीएससी किया है, तो आपको अपनी डिग्री या आपका जो भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो भी रखना है, और अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो आपको चारों साल की अपनी मार्कशीट्स रखनी है। तो सारी आप ओरिजिनल कॉपी ही रखना, चारों साल की जितनी मार्कशीट्स हैं आपकी वो भी रखनी है आपको। एंड गाइस आपने जब इंटर्नशिप की होगी तो इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलता है, वो भी आपको रखना है, क्योंकि कभी-कभी किसी-किसी हॉस्पिटल में वो देखते हैं। जब मैंने फोर्टिस में दिया था ना, तो वहाँ पे उन्होंने माँगा था कि इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो आपको वो भी रखना है। एंड गाइस आपको स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी रखना है, ये तो मोस्ट से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये भी रखना है। आधार कार्ड भी आपको रखना है, पैन कार्ड भी आपको रखना है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है गाइस, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम 15 फ़ोटो आप रख लेना। 10 तो आपकी जॉइनिंग के टाइम पे ही लग जाती है, तो कम से कम 15 फ़ोटो आप रख के ले जाना पासपोर्ट साइज़। एंड गाइस अपडेटेड रिज्यूम रखना है आपको, जो आपका करंट वाला जिसमें सारी चीज़ें आपकी अपडेट हो, आपको अपडेटेड रिज्यूम भी रखना है। एंड गाइस जितने भी आपके ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, सबकी 3 से 4 कॉपी आप रख लेना। मेरे टाइम पे तो 2-2 3-3 कॉपी उन्होंने सबमिट की थी, तो इसीलिए बोली कम से कम आप 3-4 कॉपी, जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए सारे डॉक्यूमेंट्स की 3-4 कॉपी आप रख लेना। एज़ यू नो गाइस सीरियसली जब हम सारी चीज़ें ऑर्गनाइज़ करके अच्छे से अरेंज करके ले जाते हैं ना, तो एक एचआर पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। वो भी सोचते हैं कि हाँ भाई, सामने वाला इंसान पंक्चुअल है चीज़ों को लेकर के। तो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबने सोच लिया, हमने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर ली, हमने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए, रजिस्ट्रेशन भी आ गया। अब सबसे बड़ा हेडेक ये होता है कि हमें जॉब कैसे सर्च करना है। मान लो हमें मेदांता में जॉब करना है, तो हमें जॉब कैसे सर्च करना है? तो गाइस वो भी मैं आपको बताऊँगी। बहुत सारे फ्रेशर होते हैं जिनको पता नहीं होता है, वो एक ही हॉस्पिटल में अप्लाई करते रहते हैं। जब उनका नहीं होता है तो बहुत वो निराश हो जाते हैं, वो सोचते हैं अब हमको जॉब मिलेगी ही नहीं। लेकिन गाइस आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो गाइस मैं बताऊँगी, अगर आपको मेदांता जॉइन करना है तो सेम प्रोसेस मेदांता का हो या किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का है। ये चीज़ मैंने पहले बताया कि सबका सेम प्रोसेस होता है। तो आपको सबसे पहले मैं मेदांता का एग्ज़ाम्पल देके बताती हूँ कि ज जैसे मैंने किया था, कि मैं मेदांता की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे गई थी। वहाँ पे जाकर के करियर सिलेक्शन पे आपको रेगुलर अप्लाई करना है, और वहाँ पे देखना है
कि डेली अपडेट्स आती हैं वैकेंसीज़ की, तो आपको ना डेली जा कर के वहाँ पे चेक करना है और रेगुलर अप्लाई करना है। मैंने अपने टाइम पे भी यही किया था कि मैं रोज़ अपना सीवी उस पे अपलोड करती थी मेदांता की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। मुझे सीरियसली नहीं पता था कि वहाँ से मेरे पास ऐसा कोई मैसेज आ जाएगा, ऐसा कोई कॉल आ जाएगा एचआर की साइड से। तो आपको भी वैसा ही करना है। और आप किसी भी हॉस्पिटल में अगर जाना चाहते हो, जो भी आपको पसंद हो, तो अगर वो थोड़ा रेप्यूटेड बड़ा हॉस्पिटल है, तो सारे हॉस्पिटल की ऑफ़िशियल वेबसाइट होती है, तो आपको वहाँ पर जाकर के अपना रिज़्यूम अपलोड करना है। एचआर जैसे ही आपका रिज़्यूम देखेंगे, अगर उनको सारी चीज़ें सही लगी, अगर हॉस्पिटल में वैकेंसीज़ हुई, तो वो आपको ज़रूर कॉल करेंगे। एंड गाइस दूसरा तरीका ये है कि मेदांता हो या कोई भी दूसरा हॉस्पिटल हो, जैसे मेदांता में मैं तो ऑनलाइन गई थी ऐसे इंटरव्यू देके, बट मेरी फ्रेंड जो थी वो ऑफलाइन गई थी वहाँ पे। तो जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं या छोटे हॉस्पिटल भी होते हैं वैसे, तो वो अपना खुद का वॉक इन इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आपकी अगर कोई सीनियर आपको उस हॉस्पिटल में जिसमें आप जाना चाह रहे हो या मेदांता में जाना चाह रहे हो, तो एक बार वो मतलब उनको पता चल जाता है वहाँ के स्टाफ को कि हाँ, वैकेंसीज़ अभी चल रही हैं। तो गाइस वो ऑफलाइन भी इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वॉक इन इंटरव्यू, तो आप वहाँ जा कर के भी इंटरव्यू दे सकते हो। अगर आपको कहीं का पता चलता है कि हाँ, अब इस टाइम पे यहाँ का वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है। लेकिन गाइस मेरी एडवाइस बस यही होगी, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहो, क्योंकि इतना कोई टाइम वेस्ट नहीं करता है, कोई भी सीनियर इतनी हेल्प नहीं करते हैं किसी की कि बता दें वो कि हाँ, इस टाइम पे वैकेंसीज़ चल रही हैं। तो आप मतलब आप उनसे कनेक्शन भी रखो, लेकिन आप ऑफिशियल वेबसाइट पे कंटिन्यू देखते रहो। लिंक्डइन ऐप होते हैं, आप वहाँ पे भी अपनी खुद के अकाउंट बना करके वहाँ भी एचआर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म होते हैं जहाँ से आप पता कर सकते हो। एंड गाइस मैं बगल में स्क्रीन में लगा दूँगी कि हमें मेदांता में किधर पे अप्लाई करना है। वो मैं आपको इधर पे बता दूँगी, तो हो सकता है आपको थोड़ी-सी हेल्प मिल जाए। तो गाइस अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन। कि हमारे साथ क्या होता है, हमें वैकेंसीज़ मिल जाती हैं, हमें एचआर बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन सारी चीज़ें कहाँ पे अटक जाती हैं, इंटरव्यू पे। तो गाइस अब हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ, जो ये सोचते हैं कि हमारी डिग्री तो कंप्लीट हो गई है, तो इंटरव्यू भी बहुत ईज़ी निकल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं अगर आपको अपनी स्टोरी बताऊँगी ना इंटरव्यू की, तो ऐसी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं सीरियसली बताऊँ, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था यहाँ पे नोएडा, गुड़गाँव और दिल्ली एनसीआर कि मैंने इंटरव्यू ना दिया हो। जब मेरे मेदांता की जॉब गई थी, उसके बाद फिर मैंने जब मैक्स जॉइन किया था, उस टाइम पे मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था, वो कैलाश हो गया, मेट्रो हो गया, सारे मैक्स हो गए, फोर्टिस हो गया, सब में मैंने इंटरव्यू दिया था सीरियसली। उस टाइम पे क्या हो रहा था, कहीं पे फ्रेशर की मतलब कुछ वो रिस्पॉन्स ही नहीं देते थे। सीरियसली बताऊँ, मैं इंटरव्यू दे के आती थी, मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू जाता था, लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते थे। मैं इतना डिमोटिवेट हो जाती थी, मुझे लगता था यार कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और आपको सीरियसली बताऊँ, जब मेरा 1 मंथ हो चुका था, कंटिन्यू मैंने इंटरव्यू दिए थे। जब मेरा 1 मंथ हो गया, मेरा यहाँ मैक्स में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद सारे हॉस्पिटल से कॉल आ रहा था। मैंने सोचा क्या ही है यार, जब मैंने इतना वेट किया तब मेरा कहीं का नहीं हुआ। और मैं आपको सच बताऊँ, मैं घर पे बैठना नहीं चाह रही थी। मेरे को लग रहा था कि मेरा कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस तो काउंट होगा ही जा कर के। तो उस टाइम पे मेरे लिए जॉब करना थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट भी था। तो ये चीज़ मैं आपसे कहूँगी, इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना कि इंटरव्यूअर आपको ले ले अच्छे से, आपको मेरी तरह भटकना ना पड़े बिल्कुल भी। एंड गाइस एक चीज़ और मैं बोलूँगी, आप जिस हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा आप उस हॉस्पिटल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ा-सा जान लेना, ताकि सामने वाले को ऐसा लगे कि हाँ, थोड़ी-सी ये पंक्चुअल है काम को लेकर के। तो आप ना अच्छे से थोड़ा-सा जान लेना उसके बेसिक के बारे में। इसलिए बताऊँ, जिस दिन आपका इंटरव्यू हो ना, उस दिन आप एक फॉर्मल ड्रेस में जाना, नीट एंड क्लीन। एंड गाइस एक चीज़ और मैं और बोलूँगी कि आप ना एकदम टाइम के थोड़ा पहले पहुँचना, एकदम टाइम पे मत पहुँचना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको चीज़ें नहीं पता होती, लेट हो जाता है बहुत बार। तो आप ना थोड़ा टाइम के पहले पहुँचना, क्योंकि आपको पता नहीं होता ना कि इंटरव्यू हमारा कहाँ पर होगा। हॉस्पिटल में तो ढूँढते ही रह जाओ कि कहाँ, किस बिल्डिंग में, किस फ्लोर पे ऐसे-ऐसे होना है। तो आप उस दिन टाइम से थोड़ा पहले पहुँचना। ये भी थोड़ा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ, उन सामने वाले को लगता है कि थोड़ा पंक्चुअल है टाइम को लेकर के। गाइस सबसे पहले आप अपने रिजेक्शन को कैपेबिलिटी पे मत जोड़िए। ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट करने लगें। ऐसा नहीं होता, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, कुछ चीज़ें हमारी हो जाती हैं जिससे हमारा नहीं हो पाता है। तो खुद की कैपेबिलिटी पे आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है।
आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल की वैकेंसीज़ लिमिटेड होती हैं, हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, इसी वजह से वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप ये मत सोचना, एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मैं स्टार्टिंग में दे रही थी, वहाँ पे वैकेंसीज़ नहीं थी, तो मैं इंटरव्यू देने गई और मेरा रिजेक्शन हो गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था यार कि मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ या मेरे को नॉलेज नहीं, इसलिए हटा दिया। बाद में मेरे को पता चलता है कि वहाँ वैकेंसीज़ ही नहीं थी। तो मैं आपसे ही बोलूँगी कि आपको खुद पे डाउट नहीं करना, कई बार ऐसा होता है हॉस्पिटल की वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग भी वो फ्रेशर को लेते हैं। और आपको पता है जब आप फ्रेशर होते हैं ना, थोड़े-से प्रॉब्लम्स आती हैं आपको जॉब में, प्राइवेट में। फिर तो बाद में जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो खुद बुलाते हैं कि हाँ भाई तुम आओ जॉब करो। तो फ्रेशर में थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती। मैंने आपको बताया ना, मैंने तो 1 मंथ ऐसे ही अपना पूरा निकाल दिया था। मैंने ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा था जहाँ मैंने इंटरव्यू ना दिया हो। तो आपको यहाँ बिल्कुल भी वो नहीं करना है और आपको अच्छे से अपना इंटरव्यू देना है। अगर नहीं निकल पाता है तो आपको फिर कंटिन्यू दूसरे हॉस्पिटल में ट्राई करते रहना है। एंड गाइस, आपका अगर इंटरव्यू नहीं निकल पा रहा तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि कहते हैं ना हर एक रिजेक्शन कुछ ना कुछ आपको नया सिखा के जाता है। गाइस, मेरी एडवाइस बस इतनी ही होगी कि अगर आपको कहीं से रिजेक्शन मिल जाता है तो आप दूसरे हॉस्पिटल में अप्लाई करते रहो। ये नहीं कि आप बस एक ही हॉस्पिटल में अप्लाई कर रहे हो, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें बहुत सारे हॉस्पिटल में ट्राई करते रहो। कहते हैं ना कहीं न कहीं तो मिलेगी ही। तो ये चीज़ आप मत करना कि एक ही हॉस्पिटल में आप ट्राई करते रहो, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत सारे हॉस्पिटल में ट्राई करना है। कहीं न कहीं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जितना आप इंटरव्यू देते जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस उतना ही बिल्ड होता जाएगा। उतनी ही चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करते जाओगे, कितने-कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और एक वक़्त ऐसा आएगा किसी भी हॉस्पिटल का अगर आपसे इंटरव्यू देने के लिए बोल दिया जाएगा, तो आपका ऐसे ही इंटरव्यू निकल जाएगा। तो जितने आप इंटरव्यू देते जाओगे, उतने ही आपको एक्सपीरियंसेस मिलते जाएँगे अदर हॉस्पिटल्स के। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता है हर नर्स ने स्टार्टिंग में कुछ न कुछ रिजेक्शन ज़रूर फेस किए होंगे, हर कोई फेस करता है। ऐसा नहीं होता कि कोई फर्स्ट हॉस्पिटल में गया, कुछ हो लकी लोग भी होते हैं कि उन लोगों का हो जाता है। मेरे साथ स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि मेदांता में हो गया था सिलेक्शन, फिर बट जब मैंने मैथ्स जॉइन किया था तब मेरे को बहुत डिफिकल्टीज़ आई थी। मैंने आपको शेयर भी किया था प्रीवियस वीडियोज़ में कि मेदांता से ज़्यादा टफ इंटरव्यू मेरा मैथ्स का हुआ था। तो मैं ये चीज़ बोलूँगी, स्टार्टिंग में हर कोई रिजेक्शन फेस करता है, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ आप ही फेस कर रहे हो। इसीलिए खुद पर ट्रस्ट रखिए, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए बस ट्राई करते रहिए। पता नहीं कौन-सी अपॉर्च्युनिटी आपके हाथ लग जाए। फाइनल एडवाइस गाइस, अगर आपने बीएससी नर्सिंग या जीएनएम अपना कंप्लीट कर लिया है, तो मेरी आपसे फाइनल एडवाइस बस इतनी ही होगी कि स्टार्टिंग में आप सैलरी मत देखना कि स्टार्टिंग में कैसी सैलरी मिल रही है। बस आप ये देखना क्लिनिकल एक्सपोज़र कैसा मिल रहा है, आपको स्किल्स सीखने को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। स्टार्टिंग में कोई भी आपको हॉस्पिटल अगर मिल रहा है, मैक्स, मेदांता, ये बड़े-बड़े हॉस्पिटल अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना। आपको जो भी हॉस्पिटल मिल रहा है, अब बस आपको ये देखना है कि वहाँ पे हमारा क्लिनिकल एक्सपोज़र अच्छा है कि नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा है कि नहीं है, फिर आपको वहीं ट्राई करना है। एंड गाइस, इंटरव्यू से बिल्कुल भी मत डरना, इंटरव्यू कंटिन्यू देते रहना, एंड रिजेक्शन से भी बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी गाइडलाइंस मिल गई होगी कि आपको अपनी जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल गई। थोड़ी-सी गाइडलाइन तो आपको मिल ही गई होगी, ताकि आपको, जैसे मैं परेशान हुई थी स्टार्टिंग में, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था और यूट्यूब पे सीरियसली बताऊँ ऐसी कोई वीडियो भी नहीं थी, इससे मेरे को थोड़ी-सी तो गाइडेंस मिल जाती। जो सीनियर्स मेरे इन हॉस्पिटल्स में थे, सब इतना बिज़ी थे कि किसी के पास इतना टाइम ही नहीं था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा-सा तो गाइडलाइंस मेरी मिल ही गई होगी मेरी वीडियो के थ्रू। एंड गाइस, मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि अगर आपका कोई दोस्त या आपकी फैमिली में कोई भी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहा है इंटरव्यू की, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करना, मेबी उसको थोड़ी-सी हेल्प मिल सके। अगर मैक्स में फ्रेशर के इंटरव्यूज़ हो रहे होंगे, तो मैं आपको अपने वीडियोज़ के थ्रू ज़रूर बताऊँगी, ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि हाँ, इस टाइम पे फ्रेशर के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। आई होप आप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस, चलते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।